वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज करने वाले हैं बच्चों हम अपना लोकतंत्र का एसएसटी का ये चैप्टर है लोकतंत्र और चैप्टर नंबर 6 है ये। ठीक है, ये हम कर रहे थे अपना हाफ चैप्टर हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं और बचा हुआ हाफ चैप्टर आज हम इस क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे लोकतंत्र के प्रकार, जैसे कि 2 प्रकार थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब हम आगे के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों व्यवहार में लोकतंत्र, भारत का जीवंत लोकतंत्र, यानी कि प्रैक्टिकली जो लोकतंत्र है वो किस तरह से है भारत में, और भारत के लोकतंत्र को जीवंत लोकतंत्र यानी कि जीवित लोकतंत्र क्यों कहते हैं। तो 2024 में भारत में 96.8 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत मतदाता थे, यानी कि इतने जो मतदाता थे वो रजिस्टर्ड हो चुके थे। ये रजिस्टर्ड जो मतदाता है, जो वोटर हैं, उनकी संख्या है बच्चों। और इतना विशाल प्रतिनिधित्व, औसतन एक सांसद जो होता है 2019 के अनुसार ये बताया गया है कि जो एक सांसद होता है, एक हमारा एमपी जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लगभग 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है एक क्षेत्र में। कई भाषाओं में चुनाव होते हैं। जो एक चुनाव होता है लगभग 22 अनुसूचित भाषाओं के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी होते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वे चुनाव चिन्हों को, यानी कि जो इलेक्शन सिंबल होते हैं, उनको देखकर समझकर उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये सुविधा होती है जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है। और लगभग 22 अनुसूचित भाषाओं के साथ ये चुनाव कराए जाते हैं भारत में। 10 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तानों में, द्वीपों पर और दूर दराज के इलाकों में भी मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, जहां पे मतदाता जो है जाकर अपना मत दे सकता है, वोट कर सकता है। कभी कभी तो एक ही मतदाता के लिए भी मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। ये मूल्य दिखाता है, ये बात दिखाती है बच्चों कि लोकतंत्र में मत देने का, वोट देने के अधिकार की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। हजारों राजनीतिक दल हैं भारत के अंदर। भारत में लगभग बच्चों 2800 से ज़्यादा पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, यानी कि 2800 से ज़्यादा रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो देश की सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता को, जितनी भी धर्म के, जात के या क्षेत्र के हिसाब से विविधता है, उसको ये दिखाते हैं और कई विचारों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिस्पर्धा करने का मौका देते हैं, यानी कंपटीशन का मौका देते हैं। भारत का लोकतंत्र अपने आकार, गहराई और समावेशिता के लिए बच्चों दुनिया भर में जाना जाता है। क्योंकि भारत आकार में बहुत बड़ा देश है, कितने सारे लोग रहते हैं, कितने धर्मों के, जातियों के लोग रहते हैं। तो इस तरह से जब इतनी जाति, धर्मों के लोग रहते हों, इतनी भिन्नता हो देश की जनता के अंदर, ऐसे देश में लोकतंत्र का होना एक अनोखी बात है। लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के साथ ये जन भागीदारी का एक अद्भुत उदाहरण है भारत का। इतनी विशाल और विविध जनसंख्या के लिए नियमित रूप से राष्ट्रव्यापी चुनाव करना भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों की ताकत और क्षमता को दिखाता है। लगभग 100 करोड़ लोगों से वोट करना, वोट डलवाना और उस लोकतंत्र को बनाए रखना वाकई में बच्चों एक अद्भुत उदाहरण है। भारतीय लोकतंत्र को असल में जीवंत यानी लिविंग लोकतंत्र क्यों कहते हैं? क्या ऐसी बात है जो इसको जीवंत बनाती है? तो इसमें बच्चों अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म अपनाने वाले लोग हैं, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से लोग आते हैं, जैसे अलग अलग समाज है, और आर्थिक जो पृष्ठभूमि है, यानी कि फाइनेंशियली भी लोग एक जैसे नहीं है। कुछ गरीब हैं, कुछ मध्यम वर्ग है, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन सभी लोकतंत्र में जो है जनता की जो भागीदारी है लोकतंत्र में, वो सभी की समान है। सभी के वोट की वैल्यू एक जैसी है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी भागीदारी लोकतंत्र का मतलब, नागरिक सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहते बच्चों, बल्कि नीतियों और शासन को आकार देने में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इसको हम समझेंगे स्थानीय परिषदों, सार्वजनिक परामर्शों और समुदाय आधारित पहलुओं के जरिए। जैसे कि भारत का संवैधानिक ढांचा है बच्चों, वो 3 स्तरीय है।
जैसे सबसे ऊपर है संघ, जिसमें केंद्र सरकार काम करती है, जो सभी स्टेट को मिलाकर बनाया गया है संघ। तो भारत एक संघीय प्रशासन की व्यवस्था है। फिर है बच्चों स्टेट, राज्य, और तीसरे नंबर पर आती है स्थानीय सरकारें, जैसे कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका, जो लोकल क्षेत्र में होती है। ग्राम पंचायत होती है गांव में और नगर पालिका होती है शहरों में। ईस्ट इंडिया में अगर आप देखें तो वहाँ पर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं, जो आदिवासी रीति रिवाजों की उनकी रक्षा करती हैं। वहाँ पर जो विधायी होते हैं उनको न्यायिक अधिकार दिए जाते हैं, वहाँ के जो विधायक होते हैं, ताकि वो आदिवासी लोगों के जो रीति रिवाज होते हैं, जो उनकी परंपराएं होती हैं, उनको संजो के रखा जा सके, संभाल के रखा जा सके, उनकी रक्षा की जा सके। फिर इसी तरह से है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ये 1996 में एक्ट यानी कानून लागू किया गया था। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं बच्चों जहाँ पे आदिवासी रहते हैं। तो 1996 में आदिवासी क्षेत्रों में ये एक्ट लागू किया गया, जो ग्राम सभा को मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था वहाँ पर बनाते हैं, यानी कि मेन डिसीजन वहाँ की जो ग्राम पंचायत है वो ले सकती है अपने क्षेत्र के बारे में। एक केस स्टडी दे रखी है आपकी बुक में। केस स्टडी है ये, डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट इन इंडिया, यानी कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र किस तरह से काम करता है, कैसे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र होता है। तो जेठीपुरा ग्राम पंचायत को 2019 में नानजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया। इससे इसको सम्मानित किया गया। क्यों किया गया बच्चों? क्योंकि ये जो जेठीपुरा की ग्राम पंचायत है, ये कुछ उन गिनी चुनी ग्राम पंचायतों में से आती है जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये गुजरात का गांव है जेठीपुरा, वहाँ की ये पंचायत है। इस पंचायत ने बच्चों ग्राम सभाओं का प्रभावी संचालन किया, यानी कि ग्राम सभा को बहुत अच्छे से इन्होंने चलाया, और वहाँ पर जो लेने देने का रिकॉर्ड था, जो काम का रिकॉर्ड था, वो उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से रखा। विशेष ग्राम सभाएं भी आयोजित की गई। ग्राम सभा का मतलब होता है बच्चों गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया, उनसे बातचीत की गई कि गांव में क्या समस्या है और उस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, और फिर ग्राम पंचायत ने उन समस्याओं को हल किया। शिक्षा, स्वच्छता और महिलाओं, बच्चों के कल्याण से जुड़े जो टॉपिक थे, जो विषय थे, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की इस ग्राम पंचायत ने। महिलाएं सभाएं आयोजित की गई, जहां पर विशेषकर महिलाओं को बुलाया गया, और ग्राम सभाओं में पर्याप्त कोरम सुनिश्चित किया गया। कोरम होता है बच्चों ऐसी संख्या जहां कम से कम इतने लोग तो इकट्ठा हो जाएं कि कोई डिसीजन लिया जा सके, चाहे वो गांव के लोग हो ग्राम सभा में, या फिर पंचायत के लोग हों। तो सभी लोग इकट्ठा होते थे कोरम में, और वो कुछ इस तरह के कानून बनाते थे जो उस गांव के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए। गांव की प्रगति में, उसके विकास में उन कानूनों ने, उन लोगों ने बहुत योगदान दिया। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं जैसे हाशिए के वर्गों के लिए सक्रिय भागीदारी रखी गई। यानी इसमें विशेष ध्यान दिया गया कि SC, ST, OBC के जो लोग हैं और जो महिलाएं हैं, जिनको हमेशा से दरकिनार रखा गया है, उनको इस तरह से प्रोत्साहित किया गया कि उन्होंने इन जनसभाओं में, ग्राम सभाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक और है बच्चों साउथ मुनुकुबल ग्राम पंचायत। ये त्रिपुरा ट्राइब एरिया में होती है, और यह पंचायत खासतौर पर महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई थी। उसी पर इसके जो मेन फोकस था उस पर ही केंद्रित थी। महिलाओं की निर्णय लेने की भागीदारी को बढ़ावा दिया इस ग्राम पंचायत ने। स्वास्थ्य, स्वच्छता और आजीविका से जुड़ी हुई सुविधाएं भी ग्राम पंचायत ने मुहैया की, यानी कि वहाँ के स्वास्थ्य को अच्छा किया, गांव में स्वच्छता रखी, और आजीविका के साधन महिलाओं को उपलब्ध कराया, जिससे वो खुद सक्षम हो पाए, इनकम ऑफ सोर्स कर पाए। सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए, स्वयं सहायता समूह वहाँ पर बनाए गए, जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। ये एक ऐसे समुदाय होते हैं जिसमें कुछ एक ही तरह के सामाजिक पृष्ठभूमि से आए लोग अपना समूह बनाते हैं और कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, जिसमें 1 बाय 1 वो एक दूसरे की मदद करते हैं। उनको कहा जाता है स्वयं सहायता समूह, यानी अपने आप की हेल्प खुद करना। इससे केंद्रीय पंचायत
राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर महिला अनुकूल पंचायत के रूप में मान्यता मिली, यानी महिलाओं के लिए अनुकूल पंचायत इसको दर्जा दिया गया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ चुनाव में मतदान करने तक सीमित नहीं है। जब नागरिक ग्राम स्तर और पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो लोकतंत्र हर स्तर पर ज़्यादा प्रभावी दिखता है, समावेशी दिखता है और उत्तरदायी बनता है। यानी कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें सभी जाति धर्मों के लोग एक तरह एक समान रहते हैं, उन्हें समान अधिकार मिलते हैं, उसमें सभी समावेशित होते हैं, यानी सभी समा जाते हैं, किसी खास के लिए कोई खास कानून नहीं बनाया जाता और वो उत्तरदायी होते हैं जनता के प्रति, गांव के प्रति या नगर पालिका में जो लोग रहते हैं, शहरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए। कोऑपरेटिव्स, सहकारी समितियाँ, ये सहकारी समितियाँ ऐसी समितियाँ होती है बच्चों जहाँ पर एक सामाजिक स्थिति के या एक जैसे विचार रखने वाले कुछ ऐसे लोग संगठन बनाते हैं, उनको कहा जाता है सहकारी समितियां, और ये एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। ये स्वयं सेवी संगठन होते हैं, लोगों द्वारा एक साझा उद्देश्य के लिए बनाए गए समूह होते हैं जहां सदस्य लाभ और जिम्मेदारियां बराबर बांटते हैं। यानी कि जितने भी मेंबर होंगे, जो प्रॉफिट होगा, जो इनका लाभ होगा, वो भी सभी का समान होगा और जो जिम्मेदारियां होंगी काम करने की वो भी सभी में बांटी जाएंगी। लोकतंत्र सिर्फ सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं है। सिविल सोसाइटी संगठन, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, सहकारी समितियां, ट्रेड यूनियन भी अक्सर लोकतांत्रिक निर्णय लेने के तरीके अपनाते हैं। तो ये भी लोकतंत्र के ऐसे रूप हैं जो हमारे लोकल एरियाज में हमको देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ लोकतंत्र कहने के लिए नहीं है, बल्कि भारत में जमीनी स्तर से लोकतंत्र जुड़ा हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा महिलाएं और मताधिकार। महिलाओं को मताधिकार किस तरह मिला, इसमें भारतीय अनुभव को हमें जानना है। कई देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार पाने के लिए बच्चों बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उनको बहुत लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी अपने अपने देशों में। जैसे कि ब्रिटेन में महिलाओं को पूर्ण मताधिकार का अधिकार मिला 1928 में, अमेरिका में यह अधिकार मिला 1920 में, वो भी दशकों के विरोध प्रदर्शनों के बाद। ठीक है, इसके उलट अगर हम भारत में देखें तो भारत में जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार का मतलब होता है बच्चों 18 साल से ऊपर के जो सभी नागरिक हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, स्त्री पुरुष को बिना किसी भेदभाव के तुरंत दे दिया गया था भारत में ये अधिकार। भारतीय महिलाओं को यह अधिकार पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई या विरोध नहीं करना पड़ा। लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ मतदान का अधिकार मिल जाना बराबरी की गारंटी नहीं देता है कि सिर्फ मतदान का अधिकार महिलाओं को दे दिया गया और महिलाओं को सभी अधिकार बराबरी के मिल गए, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सामाजिक पूर्वाग्रह यानी कि समाज में कुछ ऐसी रूढ़ियां हैं, कुछ ऐसे रुकावटें हैं जो अभी भी राजनीति में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व में बाधा डालती हैं, रुकावटें बनी हुई हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जहां तक आप ध्यान देते होंगे, कि राजनीति में महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम देखी जाती है। तो वो क्यों है? क्योंकि अभी भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी रूढ़ियां, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसके कारण महिलाओं को इन क्षेत्रों से दूर रखा जाता है। स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण, आर्टिकल 243D में बच्चों हर पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली सीटों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण दिया गया है। हालांकि जो 21 राज्य हैं भारत के और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने राज्य पंचायती राज कानूनों में 50% तक आरक्षण महिलाओं को दिया है, यानी कि 50% पंचायत में पुरुष होंगे और 50% ही महिलाएं होंगी। आर्टिकल 243T हर नगर पालिका में, ग्राम पंचायत मैंने आपको बताया है गांव में होती है और जो नगर पालिका होती है वो शहरों में होती है। तो जो आर्टिकल 243T है ये हर नगर पालिका में भी महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण देता है। लेकिन 2023 तक देखें तो 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने शहरी स्थानीय निकायों में भी 50% जो आरक्षण है वो महिलाओं को दे रखा है।
आरटीआई एक्ट की कहानी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार को कहा जाता है बच्चों आरटीआई। ये एक्ट 2005 में पारित किया गया, लागू किया गया। भारत में प्रतिनिधित्व और विधायन की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ये लॉ बनाया गया। समय के साथ नागरिकों, पत्रकारों, सिविल सोसाइटी समूहों और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उठाई गई चिंताओं की संसदीय समितियों ने जांच की और तब ये एक्ट बना आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 2005 में लागू किया गया। आरटीआई एक्ट के प्रस्ताव की विशेषज्ञ समूहों ने समीक्षा की, जांच की और संसद में इस पर बहुत लंबी बहस हुई और बहुत सारे हितधारक जो लोगों का भला चाहते थे उनसे विचार विमर्श किया गया और इस कानून को रिफाइंड किया गया, परिष्कृत किया गया और लागू किया गया 2005 में। यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ और नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिससे जवाबदेही और लोकतांत्रिक शासन जो है वो मजबूत होता है। अगर आपको किसी सरकारी विभाग से कोई जानकारी चाहिए कि आपके क्षेत्र में जो लाइटें हैं वो क्यों नहीं है, स्ट्रीट लाइट, या सड़कें अच्छी क्यों नहीं है, या तालाब अच्छे क्यों नहीं है, कितना क्या पैसा सरकार ने गांव की भलाई के लिए, उसके विकास के लिए लगाया है या लगा रहे हैं या कैसे खर्च कर रहे हैं, तो ये सभी अधिकार आपके पास हैं। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा आरटीआई लगा सकते हैं। एक छोटी सी फीस लगती है, मामूली सी, और आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की बड़ी जीत है बच्चों। भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियां। अब लोकतंत्र है बच्चों और बहुत बड़ा देश है, तो लोकतंत्र का अर्थ है कि जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करती है, यानी कि जनता को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो ऐसे में कुछ चुनौतियां, कुछ परेशानियां भी आती हैं समाज के सामने, सरकार के सामने। ठीक है, तो लोकतंत्र को लगातार देखभाल की आवश्यकता होती है बच्चों। ऐसा नहीं है कि एक बार संविधान में लिख दिया गया कि देश लोकतंत्र है तो बस काम हो गया। तो लोकतंत्र में लगातार देखभाल, जागरूकता और सक्रिय, यानी कि जनता की सक्रिय भागीदारी की जरूरत होती है। संस्थाओं और नागरिकों दोनों को जागरूक रहना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो या आम जनता हो। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गलत सूचना फैलाना, सार्वजनिक नियमों का उल्लंघन करना जैसी हरकतें लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती हैं। भारत के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां बच्चों, जो आज भी ये समस्याएं बनी हुई हैं। सबसे पहली है निरक्षरता, इलिटरेसी। निरक्षरता सबसे बड़ी समस्या है लोकतंत्र के लिए बच्चों। दूसरा है गलत सूचना, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि खासकर सोशल मीडिया के जरिए हम देख सकते हैं कि कई बार कुछ गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं जो जनमत को प्रभावित कर सकती हैं और भ्रम पैदा कर सकती हैं समाज के अंदर। फिर है असमानता, इनइक्वालिटी। गरीबी के कारण ये हो सकती है, किसी खास क्षेत्रवाद के कारण हो सकती है, स्त्री या पुरुष को लेकर हो सकती है लैंगिक असमानता, सामाजिक भेदभाव को लेकर हो सकती है कि समाज में भेदभाव किया जाए और सबको समान ना माना जाए। तो ऐसा ये जो सारी समस्याएं हैं ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी चुनौती है। कानूनों और नीतियों को सही तरीके से लागू न कर पाने की खामियां जनता के भरोसे को कम कर सकती हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो चुनौतियां बनकर हमारे लोकतंत्र के सामने खड़ी हैं बच्चों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा इमरजेंसी, आपातकाल। ये 1975 से 1977 तक चला था। इमरजेंसी या आपातकाल का अर्थ होता है बच्चों एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, तुरंत हमको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है सरकार को। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के सामने आई एक बड़ी चुनौती 1975 से 1977 यानी 1975 से 77 का समय था, जिसको आपातकाल का समय कहा जाता है। 1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ रहा था बच्चों। जनता परेशान थी, बेरोजगारी से, महंगाई से और कुशासन के आरोप सरकार पर लग रहे थे, यानी कि खराब शासन के आरोप इंदिरा गांधी सरकार पर उस समय लग रहे थे।
जून 1975 में सरकार ने आंतरिक अशांति के कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। आपातकाल जब लगाया जाता है बच्चों, तो जो कैबिनेट होती है, केंद्र सरकार होती है, वो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करती है, उनको पत्र लिखा जाता है और आपातकाल लगाने के लिए उनसे उनकी जो है इजाज़त लेनी पड़ती है, उनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। और इस दौरान ज़्यादातर जो मौलिक अधिकार होते हैं जनता के, उनको निलंबित कर दिया जाता है बच्चों, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता से हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं अपने विचारों की, शोषण के विरुद्ध हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं सरकार की मदद से, या धरने पर बैठ सकते हैं। तो ये जैसे मौलिक अधिकार हैं, इनको निलंबित कर दिया जाता है आपातकाल की स्थिति में। और प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी जाती है। सेंसरशिप का अर्थ होता है बच्चों, प्रेस पर भी पाबंदी लग जाती है, यानी कि प्रेस जो होती है वो भी सरकार की बिना मर्जी के कोई भी न्यूज़ अखबार में नहीं छाप सकती सरकार के बारे में। और कई राजनीतिक नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे बच्चों, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। ऐसे ही एक नेता थे जयप्रकाश नारायण उनका नाम था, और उनको कहा जाता है लोक नायक। ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे हमारे देश के, और बहुत बड़े समाजवादी, समाज सेवक भी थे, इसीलिए इनको प्यार से लोग लोक नायक कहते थे। ये एक राजनीतिक नेता थे और समाजवादी विचारक थे। इनके नेतृत्व में बिहार में एक आंदोलन होता है, छात्र आंदोलन, और वो आंदोलन होता है बेरोजगारी, महंगाई और कुशासन के खिलाफ। और ये बिहार में उस छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। जैसा कि आप सबने अभी रिसेंट में देखा होगा कि दिल्ली में भी एक छात्र आंदोलन होता है और 20 जुलाई को प्रोटेस्ट किया जाता है। तो कुछ इसी तरह का आंदोलन उस समय भी हुआ होगा बिहार के अंदर, जिसको कहा गया छात्र आंदोलन। और जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार के इस छात्र आंदोलन को, जो था बेरोजगारी, महंगाई और कुशासन के खिलाफ, इसको पूरे देश का आंदोलन उन्होंने बना दिया था। इमरजेंसी संविधान के आर्टिकल 352, 356 और 360 में ये जो आर्टिकल दिए गए हैं आपातकाल की अलग अलग स्थितियां जिसमें आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी कि 3 तरह का आपातकाल होता है। जैसा कि पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होता है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल। तीसरा है बच्चों फाइनेंशियली इमरजेंसी, इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल या वित्तीय संकट। ये 3 तरह के इमरजेंसी होती हैं, जिनकी घोषणाओं के प्रावधानों से, ये कानून के प्रावधानों से ये जुड़े हुए हैं बच्चों। इनको ऐसे ही भी कोई सरकार लागू नहीं कर सकती। 1977 में आपातकाल हटाया गया बच्चों, और 1975 में इसको लगाया गया था। नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाती है बच्चों, जब देश पर कोई बाहरी एकदम से संकट आ जाता है, जैसे कोई युद्ध हो जाए या कोई बाहर से आक्रमण कर दे, या देश के किसी हिस्से में हथियारों के साथ वहाँ की जनता विद्रोह कर दे, तो उसको कहते हैं बच्चों नेशनल इमरजेंसी। ये 3 बार भारत में अभी तक लगाया गया है बच्चों। मैं आपको बताती हूँ, ये 1962 में लगाया गया जब भारत और चीन का युद्ध होता है। फिर ये लगाया गया बच्चों 1971 में जब पाकिस्तान भारत पर हमला करता है। जो बांग्लादेश है बच्चों, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो उसके एवज में बांग्लादेश का निर्माण होता है, और बांग्लादेश का निर्माण करवाने में जो इंदिरा गांधी जी का है वो बहुत अहम रोल है। भारत ने बहुत अहम रोल निभाया, और एक नए देश का निर्माण हुआ जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था। और फिर ये लगा बच्चों, नेशनल इमरजेंसी लगी 1975 में। तो लगभग ये 3 बार अब तक भारत में लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, जो ये राष्ट्रपति शासन है बच्चों, ये लगभग 130 बार अभी तक भारत के अंदर लग चुका है। सबसे पहले ये लगा था पंजाब राज्य में, और फिर ये बिहार में कई बार लग चुका है, उत्तर प्रदेश में लग चुका है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा लंबा राष्ट्रपति शासन रहा है। और जो फाइनेंशियली इमरजेंसी है, वित्तीय जो संकट है बच्चों, ये वाली इमरजेंसी अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगी है। इनकी घोषणाओं के कुछ प्रावधान है बच्चों। संसद
बहुत बड़े बहुमत से जब इसको पास करेगी तभी ये लगाए जा सकते हैं, और ये मिनिमम 6 महीने तक लगाए जाते हैं। फिर 6 महीने के बाद जब संसद इसको पास करेगी उसके बाद इसको बढ़ाया जा सकता है अगर सिचुएशन खराब रहे देश की तो। ठीक है, आपातकाल हटाया गया 1977 में, और उसके बाद आम चुनाव होते हैं, और आम चुनाव में कांग्रेस जो है बच्चों वो हार जाती है। 1977 के बाद आम चुनाव होते हैं भारत में, और आम चुनाव जिसमें एक नई जनता पार्टी बनकर उभरती है। जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया, और ये जनता पार्टी इसके बाद सत्ता में आती है। सत्तारूढ़ सरकार की हार ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाया और संवैधानिक सुरक्षा, नागरिक स्वतंत्रता और सक्रिय नागरिक भागीदारी के महत्व को उजागर किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंसी। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा लोकतंत्र और आप, यानी कि डेमोक्रेसी एंड यू। एक अच्छी तरह से सूचित यानी कि वेल इन्फॉर्म्ड नागरिक बनना एक युवा नागरिक की सबसे बड़ी ज़रूरी जिम्मेदारी है बच्चों। आज के जितने भी युवा हैं उन पर भी ये बात लागू होती है, और आने वाले जितने भी युवा होंगे, इस देश के नागरिक होंगे, उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक जागरूक नागरिक बने। अखबार पढ़ें, न्यूज़ देखें, इंटरनेट का जिम्मेदारी से उपयोग करें, जिससे हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जो जानकारी है वो रखने में मदद करता है। नेशनल सर्विस स्कीम NSS, इसकी जो स्थापना है बच्चों, इसकी स्थापना होती है 1969 में, और ये एक समाज सेवक संगठन है। फिर है बच्चों नेशनल कैडेट कोर NCC, ये एक छात्र संघ संगठन है जिसमें छात्रों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये स्कूल और कॉलेजों में होता है बच्चों। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सिखाई जाती है। सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बनाए गए हैं। इस संगठन का जो निर्माण होता है बच्चों, इसकी स्थापना होती है 1948 में। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सिखाया जाता है। सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करना, कानूनों और नियमों का पालन करना, देश की विविधता की सराहना करना और एकता मजबूत करने वाली गतिविधियों में भाग लेना शामिल होता है। तभी हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। आपका जो चैप्टर हो गया है बच्चों कंप्लीट, और सभी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे और बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू। अगली वीडियो में हम करेंगे बच्चों इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर।